गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिविडेंड। कि हम आपको डिविडेंड पता होना चाहिए, डिविडेंड होता क्या है। अब तक हमने शेयर्स का चैप्टर किया, तब भी हमने डिविडेंड की बात की थी, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है और डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए रेगुलर इनकम होती है। जो डिविडेंड, अब देखो कंपनी जो है वो किस तरह से पैसे उठाती है मार्केट से, एक तो शेयर होल्डर्स के थ्रू उठाती है और डिवेंचर्स के थ्रू उठाती है, ठीक है। तो जब शेयर होल्डर्स पर जो देती है वो रेगुलर मंथली, उन कंपनी के लिए तो खर्चा ही होता है और शेयर होल्डर्स के लिए इनकम होती है। तो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को देती है, जो उसको कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। मंथली या ईयरली या क्वार्टरली जो भी मॉनेटरी बेनिफिट वो अपने शेयर होल्डर को देती है उसको डिविडेंड कहते हैं। और जो डिबेंचर होल्डर को देती है उसको वो इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब क्या है? हम आपके शेयर होल्डर्स की मंथली रेगुलर इनकम, उसको डिविडेंड कहते हैं। और कंपनी के लिए वो क्या है? खर्चा है। तो अब हम जो कर रहे हैं कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ डिविडेंड का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में से आना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। डिविडेंड का ट्रीटमेंट, डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड के प्रोविजंस क्या हैं और डिविडेंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आ जाता है कई बार। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये क्वेश्चन ना छोड़ के जाएं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें हम इसके प्रोविजंस करेंगे और इसकी रिलेटेड एंट्रीज़ करेंगे डिविडेंड की ट्रीटमेंट को लेके। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 15 मार्क्स के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से इसको एक बार कर लोगे। यहाँ क्लास में भी अगर आप इसको समझ लोगे, उसके बाद आप 5 मिनट की रीड ही बहुत है, आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखो डिविडेंड होता क्या है। द पोर्शन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है आपका? जो आपने आफ्टर टैक्स आपने बांटना है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज़ एलोकेटेड टू इट्स शेयर होल्डर इज टर्म्ड एज डिविडेंड। आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आपकी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिगार्डिंग बात करता है उसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जो आर्टिकल है कंपनी के, दे कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिविडेंड। डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, उनके पास पावर होती है डिविडेंड को फिक्स करने की या फिर रिकमेंड करने की। रेट ऑफ डिविडेंड की प्रपोज्ड क्या कि डिविजिबल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, ठीक है। ये किसके पास पावर है? डायरेक्टर्स के पास पावर है। और ये सच डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन एजीएम। तो जो एजीएम होती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, जो आपकी साल में एक बार होती है मीटिंग शेयर होल्डर्स की, उसमें शेयर होल्डर क्या करते हैं? अपना डिविडेंड डिसाइड करते हैं कि हमें फलाना अमाउंट डिविडेंड का चाहिए या फलानी परसेंटेज चाहिए हमें डिविडेंड की। अब शेयर होल्डर्स ना सजेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड फाइनल डिसीजन किसका होगा? जो डायरेक्टर्स ने रेट फिक्स करी है, शेयर होल्डर की फिक्स करी हुई रेट डायरेक्टर्स की फिक्स करी हुई रेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मान लो अगर शेयर होल्डर्स ने फिक्स कर दिया रेट 5% और डायरेक्टर्स ने फिक्स करी है 7%, तो हो सकता है कि शेयर होल्डर वाली ही ले लें वो। फर्स्ट केस तो ये हो गया। और सेकंड केस है आपका, देखो फर्स्ट में क्या था कि डायरेक्टर्स ने 7% फिक्स करी है और शेयर होल्डर्स ने 5% फिक्स करी है। तो इसमें शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी चला सकते हैं कि चलो उन्होंने 5 लिए तो उनको 5% से ही दे देंगे। लेकिन अगर सेकंड केस ऐसे बनता है कि डायरेक्टर्स ने 5 करी है और शेयर होल्डर्स ने 7 करी है, तो इसमें एट द एंड फाइनल रेट कौन सी होगी? जो डायरेक्टर्स ने डिसाइड करी है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही डायरेक्टर और शेयर होल्डर अपनी रेट ऑफ डिविडेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड फाइनल डिसीजन, फाइनल रेट कभी भी जो डायरेक्टर्स ने डिसाइड करी है उससे ज़्यादा नहीं होगी डिविडेंड की। फिर आगे कहते हैं कि अ डिविडेंड इज़ कंसीडर्ड एज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन इट इज़ पास्ड एट एजीएम। एक बार डिसाइड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पास कर दिया है जब तक वो एजीएम में उसका पास नहीं हो जाता शेयर होल्डर्स के द्वारा। फिर वो कहते हैं कि देर आर सर्टेन प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिन प्रोविजंस में से जो कि थोड़े बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो फॉलोइंग हैं। वे क्या हैं? देखो, सेक्शन 123
कंपनीज एक्ट का कहता है कि डिविडेंड्स सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट में से ही दिए जाएंगे और आउट ऑफ मनी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई ग्रांट प्रोवाइड करी है स्पेशल आपके डिविडेंड के लिए। मान लो कंपनी के पास बहुत टाइम से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, शेयर होल्डर को इनकम नहीं हो रही है, तो कंपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है पैसे देने के लिए। तो डिविडेंड जो है या तो आपके डिविजिबल प्रॉफिट में से होगा या फिर सरकार ने आपको जो पैसा दिया है स्पेशल डिविडेंड के लिए उसमें से डिक्लेयर होगा। फिर कहते हैं कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश अनलेस इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड हमेशा कैश में ही दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कैश में ना अगर नहीं भी दिया गया तो इन तरीके से दिया जा सकता है। तो वे तरीके कौन से हैं? इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर में देखो क्या होता है, बोनस का मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हो, बोनस का मतलब यही होता है। तो जब हमने शेयर्स का चैप्टर किया वहाँ पे बोनस इशू था, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा शेयर दे देते हो बिना उनसे कुछ पैसे मंगाए, या फिर आपने पब्लिक के लिए मान लो अगर 20 रुपये का शेयर रखा है तो आप अपने शेयर होल्डर के लिए उसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये रख सकते हो, तो आप अपने शेयर होल्डर को 10 रुपये का वैसे बोनस दे रहे हो। इस तरह से उनको कहते हैं बोनस इशू। फिर है टुवर्ड एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स, कि अगर मान लो किसी शेयर होल्डर से कोई कॉल मनी नहीं मिल रही है, फॉर एग्जांपल फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दी और आप कह दो कि माफ़ कर दो इनकी, तो इसका मतलब आपने अपने शेयर होल्डर को फलान जितना भी वो शेयर होल्डर्स हैं जितने भी नंबर में हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया है, एक तरह से उसको उनको उतना बोनस दे दिया है। बोनस का मतलब एक तरह से एडवांटेज होता है मॉनेटरी। फिर है नेक्स्ट, अ डिविडेंड कैन बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा। इन केस अगर शेयर्स को किसी ने वारंट्स में कन्वर्ट करा लिया है तो जिसके पास वो उस टाइम वारंट है उसको वो डिविडेंड दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस, जो मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो प्रोविजंस हैं वे दोनों एक दूसरे के साथ कंपाइल्ड होने चाहिए। फिर है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। आपके जो शेयर कैपिटल है ना उसमें आपने पार्ट्स कर रखे हैं, इक्विटी इतनी है, प्रेफरेंस इतनी है, ये फिर नॉमिनल इतनी है, ऑथराइज्ड इतनी है, सब्सक्राइब्ड इतनी है, आप अपनी उस कैपिटल में से कभी भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, आपको हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ही देना है। कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। फिर है शेयर होल्डर्स आर एम्पावर्ड टू फिक्स, फिर डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू फिक्स एंड प्रपोज द रेट ऑफ डिविडेंड, ये हमने वो भी ऊपर कर लिया है। फिर है डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर इज डिक्लेयर्ड एट AGM। आफ्टर डिक्लेरेशन द प्रपोज्ड डिविडेंड इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। पहले जो डिसाइड किया था उन्होंने डायरेक्टर्स ने वो तो था प्रपोज्ड, लेकिन जब उस डिविडेंड को AGM में बैठकर डिक्लेयर कर दिया गया है तब उस डिविडेंड का नाम क्या बन गया? फाइनल डिविडेंड। और जब उसको पे कर दिया जाएगा तब हो जाएगा पेड डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर डिसाइडिंग द रेट, अच्छा एक पॉइंट छूट गया कि द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटीरियम डिविडेंड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट। कि देखो हर कंपनी का हर एक बैंक अकाउंट में एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है हर किसी बैंक में, लेकिन उसको अपने डिविडेंड के लिए एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट वो खुलवाती है, जिसमें कि क्या करना होता है जब उसको प्रपोज़ करे डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड हो गया, फाइनल मंजूरी मिल गई उसको, फिर क्या करना है कंपनी को 5 दिन के अंदर अंदर उस डिविडेंड का अमाउंट अपने जो बैंक अकाउंट खुलवा रखा है डिविडेंड के नाम से उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र करना जितने का आपने डिविडेंड प्रपोज़ करा है, फाइनल डिविडेंड जितना है आपका। फिर बिफोर डिसाइडिंग द रेट डायरेक्टर में ट्रांसफ़र अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द वेरियस रिजर्व टू मीट द अनफोर्सिन रिस्क। ये कह रहा है कि आपको पता तो है ही है कि आपने डिविडेंड देना है, तो आप साल की शुरुआत में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के अलग से रिज़र्व में रख सकते हो, जो कि हम जनरली करते ही हैं जब डिविडेंड देते हैं, रिज़र्व में अमाउंट डाल के रखते हैं तो फिर हम रिज़र्व बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजुअली द रेट ऑफ डिविडेंड अप्लाइज टू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने आपको दे दिया है, आपने अगर 20 रुपये मांगे हैं तो जिन शेयर होल्डर्स ने आपको मान लो 18 रुपये दिए हैं या किसी ने आपको पूरे 20 दे दिए हैं, तो जितना भी पेड अप अमाउंट है मान लो 18 रुपये
इतने के ऊपर ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बाकी के रेस्ट 2 रुपीज़ के लिए आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। यूजुअली ऐसा होता है। Usually the rate of dividend applies to paid up value of shares. However, there is nothing to prevent a company from declaring the dividend on the full nominal value. हालांकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो आपको ये कहता हो कि इस 2 रुपये पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। अगर कंपनी चाहे तो वो कर भी सकती है, लेकिन यूजुअली कंपनीज जितना अमाउंट पेड अप है उसी पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट है एंट्रीज़ क्या, नेक्स्ट है आपका सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ये कह रहा है कि इसमें बस वो यही कह रहा है कि आपने एक सेपरेट अकाउंट खोलना है, फिर आपने क्या करना है कि जनरल जो बैंक अकाउंट आपका होता है कंपनी के नाम से किसी भी बैंक में, उसमें से इक्वल अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करना है डिविडेंड बैंक अकाउंट में, डिविडेंड के नाम से जो खुला है, विद इन 5 डेज़। फिर आगे करना है कि ऑल डिविडेंड वारंट विल बी पेड फ्रॉम दिस अकाउंट and an account is credited on the payment of dividend warrant. Naturally, the amount remaining in dividend bank account will be equal to the dividend which have not been claimed. उसके बाद वो कह रहा है कि जितना उसमें पैसा बच जाएगा वो पैसा माना जाएगा कि क्लेम नहीं करा गया किसी भी डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा। फिर वो कहता है कि जितना भी डिविडेंड आपने अमाउंट बैंक अकाउंट में डाला है डिविडेंड बैंक अकाउंट में, उस पैसे को 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेयर करना होगा कि जिसको भी लेना है 30 दिन के अंदर अंदर वो ले ले। इसका सेक्शन है 124। देखो सेक्शन 123 क्या था, कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देना है। सेक्शन 124 कहता है आपको वो डिविडेंड 30 दिन के अंदर अंदर देना है। फिर कहते हैं कि अगर कोई अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन अनक्लेम या अनपेड आफ्टर 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर आपको देना होता है। अगर 30 दिन के बाद भी आपका कोई अमाउंट ऐसा रह जाता है डिविडेंड बैंक अकाउंट में कि पे नहीं किया गया या किसी शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं करा गया, तो उस अमाउंट को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? फिलहाल तो आपका डिविडेंड पेबल अकाउंट में, फिर आप उसको अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे विद इन 7 डेज़ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ दोज 30 डेज़। ठीक है। फिर है देखो 5 दिन है हमारे पास, एक 30 दिन है, एक 7 दिन है। 5 दिन किसके हैं कि आपने डिविडेंड अकाउंट में पैसा भेजना है। ठीक है। फिर 30 दिन आपके आते हैं कि आपने उसको पे करना है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर पे नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में भेजना है। ठीक है, ये प्रोसीजर समझ आता है आपको? ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ भेजना है अनक्लेम में। Henceforth the dividend claimed by any shareholder will be paid from, और जो भी फिर उसके बाद आता है तो आपको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में से वो शेयर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे। एनी पर्सन क्लेमिंग अनक्लेम डिविडेंड विल हैव टू मेक अ एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 7 ईयर्स। ये कहता है कि जो आपका अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट है, अगर उसमें से किसी शेयर होल्डर को क्लेम करना है कि मैंने उस टाइम पे अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया था और मेरे को अब चाहिए, तो उसको एक स्पेशल एप्लीकेशन लिखनी होगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो ऐसा केस कब होता है, मान लो कोई इंसान है, वो शेयर होल्डर है किसी कंपनी में और डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम तक वो ज़िंदा नहीं रहता, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके साथ, वो मर जाता है और वो किसी को बताना भूल जाए कि मेरे पास मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर था, और काफ़ी टाइम के बाद उसके जो लीगल हायर्स हैं उनको पता चलता है कि अकाउंट्स स्टेटमेंट्स वगैरह देख के, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे पॉलिसीज़ के, कि यहाँ पे वो शेयर होल्डर थे उनके ये, और उन्होंने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो उनके रिलेटिव्स, उनके जो लीगल हायर्स हैं, जब डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो आपको एक नॉमिनी बनाना होता है। तो अगर वो आपका वो नॉमिनी जाके क्लेम करता है कि लेकिन वो 7 साल के अंदर अंदर होना चाहिए उस डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट के, कि अनक्लेम डिविडेंड में अमाउंट हमेशा पड़ा होता है, 7 साल के अंदर अंदर वो किसी भी टाइम जाके क्लेम कर सकता है कि आई एम द लीगल नॉमिनी ऑफ दिस पर्सन, और जो कि ये अब नहीं रहा है या किसी चीज़ के किसी भी कारण की वजह से इसने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करा, इसके बिहाफ पर मैं क्लेम करना चाहता हूँ ये डिविडेंड, या फिर वो बंदा खुद ही आ जाए। ठीक है, तो वो 7 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है। उसको एक प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। फिर
अब कंपनी के जो बिहाफ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है वो ये है कि इफ़ एनी डिविडेंड इज़ नॉट क्लेम्ड, 7 साल के अंदर अंदर भी अगर कोई क्लेम नहीं करता है उस डिविडेंड को, तो कंपनी ने क्या करना है, उसको द बैलेंस ऑफ अनपेड डिविडेंड रिप्रेजेंटेड बाय डिविडेंड पेमेंट अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125, कि जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपने बनाया था, अगर 7 साल के अंदर अंदर उसमें से भी कोई पैसा नहीं लेता है तो आपको वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक फ़ंड है जिसको सेबी रन करती है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपकी सभी कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को, सभी मार्केट को, आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट को रन करती है, रेगुलेट करती है। आपकी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेटर है सेबी। इसने अपने इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक एजुकेशन फ़ंड बनाया है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फ़ंड, जिसका पर्पस होता है कि इन्वेस्टर को एजुकेट करे और उनकी प्रोटेक्शन करे। किस चीज़ से प्रोटेक्शन, जो भी फ्रॉड किए जा सकते हैं वो उनसे उनकी प्रोटेक्शन करती है। कैसे, उनको एजुकेशन देके। तो कंपनी को क्या करना है कि अगर 7 साल के अंदर अंदर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं करता है तो उसको वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना होगा। सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 125 सब सेक्शन 1। और इसके साथ साथ और क्या करना होगा उसको, इसके साथ साथ अमाउंट तो उसने भेज दिया, अब इतने अमाउंट को प्रेजेंट करने के लिए जितने शेयर्स हैं वो शेयर्स भी भेजने पड़ेंगे। इन एडिशन टू द अनपेड डिविडेंड बीइंग ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑल द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड इज़ अनपेड। जिन शेयर्स का वो डिविडेंड बनता है ना, आपको वो शेयर्स का अमाउंट भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड भी देना पड़ेगा प्लस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो भी डालने पड़ेंगे वहाँ पर। अब एंट्री देख लो रिलेटिंग टू डिविडेंड क्या है, कि जब डिविडेंड रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि सिर्फ रिकमेंड किया है, सिंस इट इज़ अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। फिर जब डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया गया है, एजीएम में पे हो रहा है, तो एंट्री बनेगी आपकी डिक्लेयर करने की सिर्फ एट एजीएम सरप्लस डेबिट टू प्रपोज टू सीडीटी। सीडीटी का आपने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हमने पढ़ लिया है क्या होता है, जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स दिया जाता है उसे सीडीटी कहते हैं, लास्ट लेक्चर हमने किया था। प्रपोज डिविडेंड टू सीडीटी, फिर प्रपोज डिविडेंड टू डिविजिबल प्रॉफिट, कि आपने जो प्रपोज करा है डिविडेंड आप उसको डिविजिबल डिविडेंड प्रॉफिट अकाउंट में भेज रहे हो। अभी हमने पढ़ा ना कि हमने सेपरेट अकाउंट खोलना है, ये डिविडेंड बैंक अकाउंट खोलना है, तो आपने क्या किया है, डिविडेंड में से डिविडेंड पेबल अकाउंट अलग से खोला है। फिर आगे वो कहता है कि इन केस देयर इज़ नो सफिशिएंट बैलेंस इन सरप्लस। अभी हमारे यहाँ पे इस एंट्री में सरप्लस अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सरप्लस अमाउंट है हम वो उसमें से डिविडेंड दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि अगर सरप्लस में पैसा ही ना हो आपके तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कि ट्रांसफ़र करोगे अमाउंट कहाँ से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में से। आपको एक अलग से फ़ंड बना के रखना होगा या फिर उसको जनरल रिज़र्व में से करेंगे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट या फिर जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू सरप्लस, सरप्लस को दोगे, फिर सरप्लस में से आप कहाँ दोगे, डिविडेंड पेबल में। अब ऑन ओपनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द पेमेंट, अब आपको पे करना है, तो डिविडेंड अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए पिछले वो ड्यू हुई थी। फिर है डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब सीडीटी देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टू सीडीटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर है ऑन ट्रांसफरिंग द बैलेंस जो डिविडेंड पेबल में बच गया, अनपेड है जिसको क्लेम नहीं करा गया, उसको क्या करेंगे, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये जो अभी हमने थियरी करी ना उसको अकाउंटिंग एंट्रीज ही हैं बस ये सारी। फिर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ, अब जो अनपेड है उसको भी किसी ने क्लेम नहीं करा तो उसको क्या करेंगे, अनपेड अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ 3 years।
फिर है ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। ये हो गया आपका डिविडेंड का एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी। इसको अच्छे से कर लेना, एटलीस्ट आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे सिंपल से क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।